नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस साल यानी 2023 में 10 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। 9 राज्यों का तय है। 10वां राज्य जम्मू कश्मीर है, जिसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ज़्यादा संभावना है कि इसी साल जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। इन 10 में से 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें निर्णायक वोट जो है वो आदिवासियों का होगा, ट्राइबल्स का होगा, अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं का होगा। इसलिए अनुसूचित जनजाति पर इस समय कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। और जो 7 राज्य हैं जिनमें आदिवासी वोट निर्णायक होंगे उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और 7वां राज्य है राजस्थान। जिन 3 राज्यों में आदिवासी वोट उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं जहां चुनाव होने हैं, उनमें कर्नाटक है, तेलंगाना है और जम्मू कश्मीर। इन 7 राज्यों की बात करें और आदिवासी वोटों की बात करें तो गुजरात चुनाव पर ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, आदिवासी मतदाता जो है, ट्राइबल जो है, वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर रहा है। लगातार आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस का समर्थन करता रहा है। और गुजरात में कांग्रेस इतने लंबे समय तक यानी 32 साल तक सत्ता से बाहर होने के बावजूद अगर टिकी रही तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आदिवासी मतदाताओं का था। उसका वो किला ढहा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ज़मीन पर आ गई गुजरात में। गुजरात में 27 सीटें हैं, रिज़र्व हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। उन 27 में से बीजेपी 24 पर जीती, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवर्तन हुआ कैसे। और जब हम बात करते हैं आदिवासी वोटों की तो उनका वोट केवल वहाँ तक सीमित नहीं होता जो सीटें उनके लिए रिज़र्व हैं। उसके अलावा भी आसपास की जो सीटें हैं उनको भी वो प्रभावित करते हैं। वहाँ भी जो आदिवासी मतदाता हैं वो उनका असर पड़ता है। वो उसी तरह से वोट करते हैं जिस तरह से बाकी आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनमें। तो ये इसका असर जो हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या बाकी राज्यों में भी इस तरह का होगा, क्योंकि कांग्रेस देखिए फॉरेस्ट एक्ट और उसके अलावा जो है पंचायत सिस्टम जो है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के जो आदिवासी इलाके हैं उनमें ले जाकर, पेशा जिसको कहते हैं, वहाँ ले जाकर जो है उसने आदिवासियों का समर्थन और उनका वोट हासिल किया था। दूसरी बात, गुजरात में बीटीपी मतलब भारत ट्राइबल पार्टी, उससे छोटू भाई वसावा की जो पार्टी है उससे समझौता होता रहा है कांग्रेस का, इस बार नहीं हुआ। हालांकि बीटीपी जो है राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का समर्थन कर रही है। राजस्थान में 2021 में कांग्रेस ने उदयपुर में अपना चिंतन शिविर किया था जानबूझकर, मतलब योजना के तहत। उदयपुर संभाग में 28 एसटी सीटें आती हैं। इसको ध्यान में रखकर राहुल गांधी की उसके बाद इस चिंतन शिविर के बाद जो रैली हुई वो भी बांसवाड़ा में हुई, जो आदिवासी बहुल इलाका है। इसके अलावा 2 उपचुनाव हुए इन इलाकों में, दोनों उपचुनाव बीजेपी बुरी तरह हार गई। तो राजस्थान में बीजेपी की हार में 2018 की आदिवासी मतों का बहुत बड़ा योगदान था और कांग्रेस की जीत का भी। और बीटीपी जो है उसने ज़्यादा नुकसान किया, कांग्रेस से भी ज़्यादा नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी का। तो राजस्थान में बीजेपी इसीलिए पिछले 1.5 साल से कम बड़े सघन तरीके से लगी है इस वोट बैंक को साधने में, इसको ठीक करने में। यही स्थिति मध्य प्रदेश में जो है एक नई पार्टी उभरी है, आदिवासी युवा शक्ति। पिछले चुनाव में यानी 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इससे अलायंस किया था, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन इस बार इस संगठन की मांग ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। कांग्रेस एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी कुछ पता नहीं है। बीजेपी अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उनमें भी इन इलाकों में दिखाई दिया कि बीजेपी अब भी कमज़ोर है। तो बीजेपी की चुनौती राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। और उसके अलावा चले अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट किस तरफ जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। अभी तक कम से कम 1 महीने पहले तक कह सकते हैं कि ये तय माना जा रहा था कि ज़्यादातर कांग्रेस के साथ जाएगा। कांग्रेस वहाँ बड़ी अच्छी स्थिति में थी।
भूपेश बघेल की सरकार से लोग संतुष्ट थे और ऐसा लगता नहीं था कि उनके लिए कोई समस्या होने वाली है 2023 में, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। एक समस्या कांग्रेस की ये है कि उसने जो मुख्यमंत्री चुना, जिस समाज से चुना, भूपेश बघेल कुर्मी समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आता है, उसकी आबादी 12-13-14% से ज़्यादा नहीं है। 48%, अभी हाल ही में जाति की गणना कराई है भूपेश बघेल सरकार ने, उसके हिसाब से पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो अनुपात है आबादी में वो 48%, 48% है। और इस 48% का आधा, लगभग 24% से ज़्यादा साहू समाज से आते हैं। कांग्रेस पहले ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, उनको दिल्ली बुलाकर कह दिया गया, वो दिल्ली से चले, वो रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे, उनका विजय जुलूस निकला और उसके बाद भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव ने दिल्ली जाकर सारा मामला पलट दिया। तो एक तो साहू समाज को इग्नोर किया, दूसरे किसी आदिवासी को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। कांग्रेस की ये समस्या थी। इसी फॉल्ट लाइन को बीजेपी उभारने की कोशिश कर रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में मेरा मानना है बीजेपी की स्थिति आज की बात करें तो बड़ी ख़राब है। उसको सहारा मिला है अभी जो बस्तर में शुरू हुआ है, जो कन्वर्टेड, जो क्रिश्चियन बन गए आदिवासी हैं, उनके और दूसरे आदिवासियों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, उसके लिए जो क्रिश्चियन बन गए हैं, कन्वर्टेड हैं, उनको आदिवासी अपने गांव में उनके मृतकों के शव भी नहीं दफनाने दे रहे। तो ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से बीजेपी को लग रहा है कि उसके लिए एक मौका है। हालांकि बीजेपी ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस पार्टी ने की। उनके लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पिछड़ा वर्ग से हैं। आदिवासी को न प्रदेश अध्यक्ष बनाया, न तो लीडर अपोजिशन बनाया। तो इसलिए और दोनों ही पद जो है बिलासपुर संभाग के लोगों को दे दिया। तो बीजेपी में भी पिछले 4 साल में ऐसा कुछ बीजेपी ने किया नहीं है कि उसकी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आ जाए। अब बीजेपी अगर साधने की कोशिश करती है साहू समाज को और आदिवासी समाज को, और उसमें उसको कुछ सफलता मिलती है, तब फिर भूपेश बघेल के लिए समस्या पैदा हो सकती है। अन्यथा भूपेश बघेल का फिर आना अभी कम से कम आज की तारीख में तय लगता है। तो भूपेश बघेल और कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में अभी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई। बीजेपी उनको चैलेंज करने की स्थिति में नहीं आई है। उनकी स्टेट लीडरशिप में वो दमखम नहीं दिखाई दे रहा है जो भूपेश बघेल से लोहा ले सके। तो भारतीय जनता पार्टी और 3 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 3 नहीं 4 स्टेट हैं, उनके बारे में पहले अलग अलग उसमें बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का सारा जोर जो है वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जरिए, स्कॉलरशिप की योजना और उसके अलावा आदिवासी म्यूज़ियम बनाने की योजना, फिर पक्के मकान देने की योजना। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को जो नुकसान होगा वो इसलिए होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पक्के मकान आदिवासियों को मिल रहे थे वो 1-1.5 साल से मिलना बंद हो गए, क्योंकि राज्य को जो हिस्सा लगाना है, राज्य सरकार का कहना है कि उसके पास पैसा नहीं है उसके लिए, तो मकान बन नहीं रहे। मकान किसी भी आदिवासी हो, दलित हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई भी किसी समाज का व्यक्ति हो, अपना घर, अपना मकान, ये जो संतुष्टि देता है और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो अब बीजेपी को ये कन्विंस करना होगा उनको कि उनकी सरकार नहीं थी इसलिए उनको घर नहीं मिल पाया। केंद्र सरकार की योजना थी, केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार थी, लेकिन राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर पाई। उसके अलावा बड़ा जो मास्टर कार्ड बीजेपी का, वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना। इससे आदिवासी समाज में एक संदेश तो निश्चित रूप से गया है, लेकिन उसका कितना चुनावी लाभ मिलेगा ये कहना मुश्किल है। ये निर्भर करेगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर कि इस संदेश को कितना नीचे तक ले जा सकते हैं और किस तरह से ले जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन 10 राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं उसमें आदिवासी समाज तय करेगा कौन कहाँ सत्ता में आएगा और कौन कहाँ सत्ता से बाहर जाएगा। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई चुनाव तो पहले भी हो रहे थे, 18 में भी हुआ, उसके पहले 2013 में भी हुआ, उससे पहले भी हो रहा था, तब भी आदिवासी मतदाता थे, तब भी उनके लिए रिजर्व सीटें थीं। तो अब क्या ऐसा बदल गया कि इस साल जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आदिवासी मतों का इतना महत्व बढ़ गया? वो इसलिए कि
आदिवासी मतदाता की पहचान बदलने के संकेत और प्रमाण दोनों मिल रहे हैं। ये ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर था, जिस पर लंबे समय से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा था, फिर बीजेपी ने किया है। पिछले 8-9 सालों में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रभाव, ये सब मिलाकर उसका असर ये दिख रहा है, जो मैंने गुजरात के उदाहरण से बताया कि आदिवासी समाज कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को अपनाने के लिए तैयार है। सवाल सिर्फ इतना है कि भाजपा कितनी तैयार है। इसी से तय होगा कि कितने वोट मिलेंगे आदिवासी समाज के, कितने नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।